दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों महाराष्ट्र में अभी प्रभारी मंत्रियों को लेकर के महायुति के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई अभी समाप्त भी नहीं हुई थी। ये मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि एक नया बखेड़ा खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये बखेड़ा जो नया खड़ा हुआ है वो है जिला संपर्क मंत्रियों के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने 17 जिलों में, महाराष्ट्र के 17 जिलों में अपना जिला संपर्क मंत्री बैठा दिया है। और खास बात, दिलचस्प बात जानते हैं दोस्तों क्या है? ये 17 जिलों में जो संपर्क मंत्री बनाए गए हैं वो सहयोगी दलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो बैठते हैं वहां पर। यानी बीजेपी के प्रभारी मंत्री जिन जिलों पर हैं उन जिलों में ये संपर्क मंत्री नहीं बनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि एकनाथ शिंदे ठाणे और मुंबई के प्रभारी मंत्री हैं, तो वहां पर ठाणे में गणेश नाइक को बना दिया है बीजेपी ने संपर्क मंत्री। वहीं मंगल प्रभात लोढ़ा को बना दिया है मुंबई का। जैसे अजीत पवार हैं डेप्यूटी सीएम, अगर वो पुणे और बीड़ के प्रभारी मंत्री हैं तो बीड़ में पंकजा मुंडे को बना दिया है और पुणे में चंद्रकांत पाटिल को जो है संपर्क मंत्री बना दिया है। तो जहां जहां सहयोगी मंत्री प्रभारी मंत्री बने हुए हैं वहां वहां बीजेपी ने अपना संपर्क मंत्री जो है वो बना दिया है। अब सवाल जो है सियासी गलियारों में ये पूछा जा रहा है कि चलिए ठीक है, संपर्क मंत्री आपने बनाए, जिला संपर्क मंत्री, लेकिन सिर्फ उन्हीं जिलों में क्यों आपने बनाए जहां या तो एकनाथ शिंदे के पास प्रभारी मंत्री का पद है या फिर अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के पास प्रभारी मंत्री का पद है। बीजेपी ने अपने जिलों में जहां पर उनके मंत्री प्रभारी मंत्री संभाल रहे हैं प्रभारी मंत्री का पद, वहां पर कोई जिला संपर्क मंत्री क्यों नहीं है? अब इसको लेकर के सवाल दोस्तों खड़ा हो गया है और राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं कि क्या बीजेपी फिर से सहयोगी दलों पर दबाव की राजनीति करना चाहती है? क्या बीजेपी ये दिखाना चाहती है, क्या बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से सहयोगी दलों पर अपनी जो एक तरीके से प्रभाव है वो बना रहे, खुली छूट जो है वो किसी को न मिल जाए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप देखिए ठाणे में अगर प्रभारी मंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो डिप्टी सीएम भी है, तो वहां से जो जिला संपर्क मंत्री हैं वो गणेश नाइक को बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वही गणेश नाइक जो कुछ दिनों पहले ठाणे में जो है वो जनसंपर्क अभियान शुरू करने की बात कह रहे थे और कह रहे थे ठाणे में भी कमल खिलेगा, कमल को और भी ज्यादा उसका वर्चस्व बढ़ाने की बात कर रहे थे। और कहां पर? ठाणे में, जहां पर एकनाथ शिंदे का गढ़ है। तो दोस्तों सोचिए आप कि ऐसे ही जो एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे ही बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को जिला संपर्क मंत्री का पद दे दिया है, जहां पर अजीत पवार के पार्टी के नेता या तो प्रभारी मंत्री हैं या तो एकनाथ शिंदे के नेता प्रभारी मंत्री हैं। अब इसको लेकर के दोस्तों कवायद तेज हो गई है क्योंकि आप देखिए कि साल 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी जिस तरीके से 132 से ज्यादा सीटें करीब जीत करके लेके गई है, उसके बाद बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए और सहयोगी दलों पर जो एक डिपेंडेंसी है उसको कम की जाए। और शायद 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वो तैयारी जो है वो कर लेना चाहती है कि जब 2029 में विधानसभा चुनाव हो तो उस दरमियान बीजेपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। यानी कि जो परियोजनाएं अब चलाई जाएंगी, जो प्रभारी मंत्रियों के पास जाता है, वहां विकास कार्य होते हैं, तो उन विकास कार्यों में अजीत पवार के एनसीपी के नेता का प्रभारी मंत्री हैं और या फिर एकनाथ शिंदे के प्रभारी मंत्री हैं, तो वहां पर बीजेपी के भी जिला संपर्क मंत्री मौजूद होंगे और उन कार्यों में उनकी भी पार्टिसिपेशन होंगी। जनता तक जो चीजें पहुंचेंगी उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल रहेंगे। यानी हर तरफ बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। अब कहीं भी, जैसे हमने देखा कि लाडली बहन योजना जब विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दी थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना चला रहे थे, महायुति के तमाम नेता उसका प्रचार कर रहे थे, तो देखा गया कि जब अजीत पवार, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो पिंक थीम लेकर के उनके जो कपड़े थे या बसेस थी उस तरीके से महिलाओं तक पहुंच रहे थे और लाडली बहन योजना का बार बार जिक्र कर रहे थे। बाद में सुनने में आया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नेता नाराज हो गए थे कि अकेले क्रेडिट लेना चाहते हैं अजीत पवार। और फिर एकनाथ शिंदे ने अपने भी कार्यकर्ताओं को कहा कि कम से कम 12 से 14 घरों में जाइए, हर एक कार्यकर्ता को और लाडली बहन योजना के बारे में बताइए और उन्हें समझाइए उनके बेनिफिट क्या है। बहुत सारी चीजें ये सब विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में ये बात जानती है
कि अगर सहयोगी दलों के साथ हर जगह अगर उनका नेता मौजूद होगा तो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ा सकेगी। आखिर क्यों? जो सवाल सबसे पहले मैंने आपको पूछा, सबसे पहले सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी जिला जो मंत्री है, संपर्क मंत्री है, क्यों उन्हीं 17 जिलों में रखा गया है जहां पर एकनाथ शिंदे के प्रभारी मंत्री हैं या अजीत पवार के एनसीपी के प्रभारी मंत्री हैं। तो ये सवाल जो है दोस्तों अब पूछा जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। और अब इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेता बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव में दौरान यहाँ महाराष्ट्र आए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और कहा भी था कि इस बार भले ही महायुति गठबंधन के साथ सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन साल 2029 तक बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव जीतेगी और पार्टी जो है सत्ता में आएगी। तो क्या उसकी तरफ रणनीति पूरी बनाई जा रही है? धीरे धीरे आप देखिए कि जिस तरीके से साल 2022 में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद में अजीत पवार को साथ में लिया, और फिर साल 2024 में जब चुनाव हुए उस दरमियान सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा सीटें वो जीती। उसके अंदर देखा गया कि कैसे उन्होंने अजीत पवार को साथ में ज्यादा रखा और एकनाथ शिंदे अलग थलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार से ज्यादा बार्गेनिंग की राजनीति एकनाथ शिंदे कर रहे थे। सीएम पद वो मांग रहे थे, गृह मंत्रालय वो मांग रहे थे। इसीलिए बीजेपी बार बार ये खबर उठने लगी कि बीजेपी अब गैर जरूरी उनकी डिमांड को समझ रही है, उनकी नाराजगी को, और एकनाथ शिंदे अलग थलग जो है वो पड़े हुए हैं। लेकिन अजीत पवार व्यवहारिक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हुए बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और बिना शर्त वो हमेशा साथ में नजर आते हैं। और इसीलिए देखा जा रहा है कि अजीत पवार के लिए इन दिनों बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे उनको डिप्टी सीएम बनाना हो या फिर जो मंत्रालय उनके पास पहले से था 2022 में वही उनको वापस देना हो, या उनके मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाना हो, जैसे कि रायगढ़ में अदिति तटकरे को बनाया गया और फिर शिंदे साहब नाराज हो गए। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से ज्यादा बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी को तरजीह दे रही है, और इसके कुछ अलग अलग मायने हो सकते हैं, अपना नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो ताजा खबर आई है दोस्तों महाराष्ट्र में कि 17 जिलों में अब जो जिला संपर्क मंत्री हैं वो बीजेपी ने अपने नेताओं को बिठा दिया है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, और अब देखना होगा कि क्या खास तौर पे ठाणे, मुंबई और जो बीड़ का जो इलाका है, जो पुणे का इलाका है, ये जो बड़े बड़े जगह हैं जहां पर बड़े बड़े मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं, जैसे अजीत पवार पुणे और बीड़ के हैं और एकनाथ शिंदे ठाणे मुंबई के हैं। तो इन जगहों पर जो जिला जो मंत्री बनाए गए हैं संपर्क मंत्री, क्या उनके साथ में आने वाले समय में क्या समन्वय बनेगा या फिर आपस में जो खींचतान चल रही वो और भी बढ़ेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन ठाणे में जो कुछ भी गणेश नाइक जिस तरीके से उन्होंने इशारों में कह दिया था कि ठाणे में भी कमल जो है उनका वर्चस्व बढ़ेगा, वो जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये तमाम चीजें वो पहले भी कहते रहे और बीजेपी ने अब उन्हें जिला संपर्क मंत्री का पद देकर के उनकी ताकत को और बढ़ा दिया है, ताकि वो ठाणे में और भी ज्यादा जो है वो बड़े लेवल पर बड़े तरीके से बीजेपी का प्रचार प्रसार, जनसंपर्क, ये सब तमाम चीजें कर सके, जो शायद एकनाथ शिंदे के नेताओं को पसंद ना आए आने वाले समय में। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी, ताजा खबर थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।